नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कल के वीडियो में हमने जहां से समाप्त किया था उसके आगे से आज देखेंगे। कल हमने उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण के उपयोग देख लिया था। उसके आगे से आज देखेंगे तो आता है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, शाइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करने के लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी तैयार की गई है, जिसे कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहा जाता है या कहते हैं। तो आइए इसमें कुछ कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है इसमें कुछ नियम हैं, इनको एक एक करके देखते हैं और ये नियम आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि आगे इनका बहुत यूज है। तो जो पहला नियम है वो ये है कि बिंब यानी वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब यानी वस्तु को दर्पण के सदैव बाईं ओर रखा जाता है। मान लीजिए ये आपका दर्पण है, तो जो वस्तु होगी वो इसके इस ओर यानी बाईं ओर रखी जाएगी, अर्थात दर्पण पर बिंब से जो प्रकाश किरण आएगी वह बाईं ओर से आपतित होगी, या जो किरण का जो प्रकाश किरण होगी वह दर्पण में बाईं ओर से आपतित होगी। दूसरा नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती हैं। ये आपका मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर दर्पण का ध्रुव P होता है। तो दूसरा नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो जो समांतर दूरियां होंगी वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। अब आते हैं तीसरे नियम पर। तो तीसरा नियम ये कहता है कि मूल बिंदु के दाईं ओर ये आपका दर्पण है और ये मुख्य अक्ष और यहाँ पर ये मूल बिंदु 0 0 होता है। तो जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि मूल बिंदु के दाईं ओर यानी इस ओर प्लस एक्स एक्सिस यानी प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश जो दूरियां होंगी वह धनात्मक मानी जाती हैं, तथा मूल बिंदु के बाईं ओर यानी इस ओर जो दूरियां होंगी वह ऋणात्मक मानी जाएंगी। ये आपका तीसरा नियम है। और इसके बाद आते हैं चौथे नियम पर। तो अब देखते हैं चौथा नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत यानी ऐसे मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस वाई एक्सिस की तरफ जो दूरियां मापी जाएंगी वह धनात्मक मानी जाती हैं। यह आपका चौथा नियम कहता है कि जो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर प्लस वाई एक्सिस के अनुदिश जो दूरियां मापी जाती हैं वो हम प्लस में यानी धनात्मक दूरियां लेते हैं। इसके बाद आते हैं अगले नियम पर। तो अगला नियम यह कहता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर माइनस वाई एच के अनुदिश जो दूरियां मापी जाएंगी वह ऋणात्मक दूरियां होंगी।
यानी मुख्य अक्ष के लंबवत माइनस वाई अक्ष के अनुदिश जो दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होगी। यह आपका पांचवा नियम है। इसके बाद आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र यहाँ पर इस स्लाइड में हमने ऐड नहीं किया, इसको मैं आपको लिख कर बताऊंगा और एक एक उसमें जो पद हैं उनको समझाऊंगा। आपको दर्पण सूत्र का डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कक्षा 10 के सिलेबस में जो दर्पण सूत्र है उसका डेरिवेशन नहीं है। इसलिए आइए इसके सूत्र को और उनके टर्म्स को देखते हैं। तो जो दर्पण का सूत्र होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका दर्पण का सूत्र है और इसी सूत्र के द्वारा हम दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को ज्ञात करते हैं। तो जो f है वो आपका फोकस दूरी है और जो v है वो प्रतिबिंब की दूरी और जो u है वो वस्तु की दूरी यहाँ पर कहलाती है। मान लीजिए ये आपका दर्पण है और यह इसका मुख्य अक्ष ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C। तो जो फोकस होता है, फोकस दूरी, वह दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच में होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु AB रखी हुई है, तो जो वस्तु की दूरी होगी वो यहाँ से ये दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी वो u कहलाती है। और मान लीजिए एक किरण यहाँ से इस दर्पण पर आपतित हुई, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और मान लीजिए एक किरण वक्रता केंद्र C से होकर गुजर रही है तो वह पुनः उसी मार्ग पर वापस हो जाया करती है। ये नियम हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 4 नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के द्वारा ये सारे प्रतिबिंब बनते हैं। तो यह यहाँ पर आकर मिल जाते हैं और यहाँ पर एक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बना लेते हैं, क्योंकि यह आपका अवतल दर्पण है और यहाँ पर यह आपका प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये जो होगी v, यहाँ से इस प्रतिबिंब की दूरी v कहलाती है। तो और ये आपका फोकस f है। इन्हीं तीनों टर्म्स के द्वारा इस दर्पण सूत्र का निर्माण होता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो आता है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आइए देखते हैं। आवर्धन किसी वस्तु के वास्तविक आकार को, किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उसको अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना ही क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उस वस्तु को बड़े आकार में दिखाना आवर्धन कहलाता है। इंग्लिश में इसे मैग्निफिकेशन कहा जाता है। किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उसको अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना आवर्धन कहलाता है। वस्तु जितने गुना बड़ी दिखती है उसे आवर्धन कहते हैं। यदि आवर्धन 1 से अधिक है तो इसका अर्थ यह है कि वस्तु अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिख रही है। और यदि आवर्धन 1 से कम है तो इसका मतलब यह है कि वस्तु अपने वास्तविक आकार से छोटी दिख रही है। चित्र में आपको, इस चित्र में ये जो चित्र है ये बड़ा दिख रहा होगा
और जो इसका इस दर्पण में ये चित्र बन रहा है यह छोटा दिख रहा है। इसका मतलब है कि आवर्धन 1 से कम है, तभी तो यह छोटा दिख रहा है। इसके बाद आवर्धन का एक फार्मूला होता है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? इस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे कि आवर्धन क्या होता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर कोई वस्तु AB रखी हुई है और जो इस वस्तु की ऊंचाई है वो है h, और ये आपका वक्रता केंद्र C -x एक्सिस की तरफ, और उधर आपका +x एक्सिस होगा, धनात्मक x अक्ष और ऋणात्मक x अक्ष, और यहाँ पर ये जो है ये वस्तु की दूरी u है, और यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बन रहा है और इसकी ऊंचाई h डैश है, और ये आपकी मुख्य फोकस और ये फोकस दूरी f, दर्पण का ध्रुव P। तो इसमें सभी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद जो आवर्धन का सूत्र होता है तो उसको आइए देख लेते हैं। आवर्धन का सूत्र जो होता है वो हो आवर्धन m = होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी वस्तु की दूरी यानी जो होती है u, वस्तु की डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की नहीं होगी, इमेज है यानी प्रतिबिंब की दूरी, ये आपको ध्यान देना है। और नीचे जो होगा वो ये आपकी v होती है, और वस्तु की दूरी u। तो जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी है वो है h डैश, दूरी का मतलब ऊंचाई भी एक दूरी होती है। तो m = हो जाएगा h डैश अपान h, यानी यहाँ पर ये आपकी v होगा h डैश प्रतिबिंब की दूरी और u, तो आवर्धन का यहाँ से सूत्र निकल कर आएगा v/u। इस सूत्र को आपको ध्यान में रख लेना है क्योंकि यह आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। इसके बाद आता है यह आपके लिए नया टॉपिक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यह आपके लिए एक नया टॉपिक है। अभी तक हमने अध्ययन किया प्रकाश के परावर्तन का, जितनी भी घटनाएं हुई वो प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत हुई। अब देखेंगे हम प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत अभी तक हमने जो घटनाएं देखी उससे अलग यह टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। यानी यह क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश के किरण की विरल माध्यम से, यानी किसी प्रकाश के किरण का विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ने तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब से दूर जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनीशन को देखेंगे। डिफिनीशन थोड़ा
जटिल है, आप ध्यान देंगे समझकर इसको आप लिख सकते हैं। प्रकाश के किरण का, यहाँ पर की नहीं होगा बल्कि का होगा। प्रकाश के किरण का विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ने तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब से दूर हटने की या दूर जाने की प्रक्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद दूसरे शब्दों में कहें तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है सघन माध्यम से, तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है या दूर चली जाती है। प्रकाश की इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने तथा अभिलंब की ओर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यह डेफिनेशन थोड़ा जटिल है, तो आप इसको थोड़ा समझकर याद रखेंगे। अभी इन दो उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। आपको सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। यह परावर्तन से थोड़ा भिन्न है, इसलिए इस उदाहरण को आइए देखेंगे कि जब एक पेंसिल को पानी से भरे ग्लास में रखा जाता है, जब एक पेंसिल को पानी से भरे ग्लास में रखा जाता है तो पेंसिल टेढ़ा दिखता है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। मान लीजिए ये आपका एक ग्लास है और इसमें ये पानी भरा हुआ है। तो जब इसमें किसी पेंसिल को हम डालते हैं, ये इस पेंसिल को हम जब डालते हैं तो यह ग्लास में क्या टेढ़ा दिखता है, थोड़ा ऐसे दिखेगा। ये सीधा हमने बना दिया, एक बार इसको फिर से बनाएंगे तो यह आपका ऐसे कुछ दिखेगा, टेढ़ा दिखेगा। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि जब एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का क्या होता है, अपनी जो वास्तविक स्थिति है या टब की तलहटी से थोड़ा ऊपर दिखता है। यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। मान लीजिए ये कोई टब है और इसमें एक सिक्का पड़ा हुआ है, मान लीजिए 1 रुपए का है। तो क्या होता है कि इसकी जब ये तली है इसकी, तो यह इसकी तली से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आते हैं अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम हैं। आइए इनको देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर एक चित्र के द्वारा मैं इसको आपको समझाना चाहूँगा। यह कोई मीडियम है और यह कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आती है
और जब इस मीडियम में यह प्रवेश करती है तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाती है और ये जो अभिलंब बनता है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा और एक कोण यहाँ पर बनेगा। तो इसको हम आपतन कोण आई कहते हैं और यह आर परावर्तन कोण आर कहलाता है। और ये आपका एम एन एक अभिलंब बनता है। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण ये वाली और अभिलंब जो इनको दोनों को ये पृथक कर रहा है, यह एक ही तल में होते हैं। यानी एक ही तल में ये तीनों एक ही तल में, ये एक ही लाइन है, एक ही तल में ये होते हैं। ये आपका पहला नियम है। और दूसरा नियम ये है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। दूसरा नियम आपका ये है कि किसी प्रकाश के किसी युग्म निश्चित युग्म माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। अभी हमने बताया, मान लीजिए आपतन कोण ये आई है और अपवर्तन कोण आर। तो इस आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और इसका जो अनुपात होगा अपवर्तन कोण यानी साइन आर, यह एक स्थिरांक होता है। स्थिरांक इसका मतलब हम ये है कि हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऊपर लिखे दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू स्थिरांक। और इस जो ये फार्मूला है इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। एक बार फिर से मैं इसको ऊपर लिखे दे रहा हूँ, आप इसको नोट करेंगे या फिर आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। ये आपका होता है आपतन कोण जो था, आपतन कोण वो आई था और अपवर्तन कोण आर। तो यहाँ से जो इन दोनों का अनुपात होता है, अनुपात की ज्या यानी साइन आई अनुपाते साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। तो इसको हम अनुपात को बटे में लिखते हैं मैथ में, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू स्थिरांक। और इसे हम इस नियम को, दूसरे नियम को अपवर्तन के, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि इस दूसरे अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं।
आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे और यह नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इस नियम को आप अच्छे से याद रखेंगे, दोनों नियमों को, अपवर्तन के और दोनों नियमों को, जो परावर्तन के दो नियम हैं, दोनों नियमों को आप अच्छे से याद रखेंगे। आप इसको जल्दी से नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ेंगे तो आता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है कि प्रकाश के किरणों का किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में हम व्यक्त करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रकाश के किरणों का किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। जैसा कि स्नेल के नियम में अभी हमने देखा। तो आज का सवाल ये है कि अपवर्तन के दूसरे नियम का उल्लेख करें और इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में विस्तार से देंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।